अनुसूचियों में डिवाइडेड है, और फिर अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, फिर भाग होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों में डिवाइड होने के बावजूद हमारा जो शासन प्रणाली है वो किसके नाम पे चलता है? राष्ट्रपति के नाम पे चलता है। भारत का जो शासन प्रणाली है वो किसके नाम पे चलता है? राष्ट्रपति के नाम से चलता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने द्विसदनात्मक, वैध शासन और ये सारी चीजें इसके पहले पढ़ चुके हैं, तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के नाम पर जब हम द्विसदना मतलब दो स्तरों पे, एक तुम्हारा स्टेट, देखो मैं एक फैक्चुअल बता रही हूँ, ऐसे तो ये डायरेक्टली नहीं है, बट ओवरऑल एक फैक्चुअल बात ये है कि एक सेंटर पर होता है जो कि केंद्र सरकार होती है, ठीक है, और एक तुम्हारा स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य सरकार काम करती है, ठीक। यहाँ पर लोक सदन का चुनाव होता है, ठीक है, लोकसभा का चुनाव होता है, सभा का चुनाव होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं? पीएम आते हैं, ठीक है। पीएम आएगा, पीएम की कार्य परिषद आएगी, फिर इसमें दो सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा आएगी, फिर लोकसभा में मंत्रिपरिषद बैठती है। ये दोनों क्या है? ये दोनों विधायिका है। क्या है? विधायिका। अब तक जो हमने पूरा का पूरा जो आपका ये डेवलपमेंट प्रोसीजर बैठा है, ये जो पूरा का पूरा संविधान का जो विकास देखा है, सम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखा है, वो उसमें हम लोग विधायिका के बारे में बहुत बार सुनते हैं। तो ये क्या है? ये दोनों विधायिका है, लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर है, और ये दोनों क्या करती है? ये दोनों कानून बनाती हैं। बहुत तरीके के कानून पूरे वर्ष बनते हैं, यहाँ पर हमारे सेशंस चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा में हमारी मंत्रिपरिषद बैठेगी जो कि हर 5 साल के बाद चुनाव के बाद चुनी जाती है। तो जो कानून, जो विधेयक पारित होंगे, वो विधेयक कानून कब बनेंगे? जब राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के नाम पे चलेगा। फिर यहाँ से ये चीज जाएगी कार्यकारिणी पर, कार्यकारिणी, विधायिका बोल दो, कार्यकारिणी बोल दो, या कार्यपालिका बोल दो, कुछ भी बोल दो, कार्यपालिका, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स, तो हमारे पास कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, क्या सेक्रेटरी ऑफिसर्स हैं। तो ये सारे क्या है कि जो लॉज बनाएंगे इनके ऊपर काम करेंगे, लेकिन पहले उसका हस्ताक्षर किसके साथ हो जाएगा? हमारे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा। ये सारे काम कहाँ पे हो रहे हैं? ये सारे काम सेंट्रल लेवल पर। लेकिन जब यहाँ पर अब ये कार्यकाल होते होते स्टेट लेवल पे है, हम लोग विषयों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेट लेवल पर क्या होगा? स्टेट लेवल पर तुम्हारे पास क्या होगा? स्टेट लेवल पर तुम्हारे पास विधानसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे। ये भी वही 5 साल का प्रोसीजर ही है, जैसे अभी राजस्थान में हुआ, नीचे के साइड में हुआ, ठीक है। सो साउथ में अभी हुआ, तो फिर ये मध्य प्रदेश में हुआ। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें विधानसभा चुनाव है। अब यहाँ पर भी दो सदन हमें दिखेंगे, एक तुम्हारा विधान परिषद दिखेगा, विधान परिषद दिखेगा, और एक हमारा विधानमंडल दिखेगा, विधानमंडल। अब इसमें जरूरी नहीं है कि जितने भी 28 स्टेट्स हैं हमारे पास, सबके पास विधान परिषद हो। विधान परिषद एक छोटे जो है नंबर ऑफ सदस्यों की सभा होती है, जैसे कि हमारा ये वाला पार्ट है, राज्यसभा वाला पार्ट है। लेकिन विधानमंडल में सारे जो चुनाव होके आएंगे उसका मंत्रिमंडल होगा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? मुख्यमंत्री मिलेगा, सीएम मिलेगा, ठीक है। तो ये उसका प्रधान होगा, और ये उसका क्या होगा? उसका मंत्रिमंडल होगा, उसमें मंत्री होंगे उसके एसोसिएटेड। तो यहाँ पे क्या होगा? MLA, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये क्या है? ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों मैं इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स बता रही हूँ? बिकॉज जब तुम न्यूज देखोगे ना, तो तुम्हें ये सारी चीजें न्यूज में पता चलती हैं। न्यूज में कभी कभी MLA बोलते हैं, ठीक है। कौन बोलेगा कि ये तुम्हारे विधानमंडल का सदस्य है? ऐसे तो कोई बोलता नहीं है, MLA बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमें MLA मिलेगा, और क्योंकि ये दोनों सभा मिलकर क्या बनाती है? निर्माण करती है, संसद का निर्माण करती है, ठीक है, पार्लियामेंट का निर्माण करती है, पार्लियामेंट का निर्माण करती है। तो इसीलिए यहाँ के जितने मेंबर्स होते हैं वो हमारे पास MP होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या होते हैं? MP होते हैं। और MP भी तुम्हारे, हम लोग मंत्रिमंडल पढ़ेंगे खास करके,
तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे क्या क्या नियम होते हैं मंत्री बनने का, किस सभा के कौन से मंत्री बनने का क्या क्या नियम, वो सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये तुम्हारा एक ओवरऑल है। लेकिन जब हम वही चीज को राज्य स्तर पर देख रहे हैं तो हमारे पास जैसे कि यहाँ पर केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पे शासन चल रहा था, राष्ट्रपति के नाम से पूरे भारत का शासन चलेगा, लेकिन कानूनों पर हस्ताक्षर कौन कर रहा था, राष्ट्रपति कर रहा था, तभी वो कानून बन रहा था। यहाँ पर भी विधेयक पास होंगे जो कि राज्य स्तर पे, यहाँ पर भी बहुत सारी योजनाएं, स्कीम्स, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेस है। तो जो भी होता है यहाँ पे कौन साइन करता है, गवर्नर साइन करता है, गवर्नर साइन करता है, यानी कि आपका राज्यपाल साइन करता है। राज्यपाल का वही पोस्ट है किसी स्टेट में जो कि आपके सेंटर में राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। और फिर साथ ही साथ राज्यपाल उस राज्य का नहीं होता है, दूसरे राज्य का होता है, क्लियर। तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट का मैटर रह जाता है यहाँ पर कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यपाल को अपने एक आई की तरह किसी राज्य में डालती है, क्योंकि अगर राज्य में और केंद्र में अगर सेम पार्टी की सरकार हुई तो ये फायदेमंद होता है, तो ये इट्स अ वैल्यूएबल प्रोसेस फॉर सेंटर। लेकिन अगर दोनों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हो गई, जैसे कि हमारे अभी तो कुछ साल पहले राजस्थान में था, राजस्थान में कांग्रेस थी, सेंटर पे बीजेपी थी, तो अगर ऐसी चीज हो गई तो राज्यपाल को वहां पे आई के रूप में, एक स्पाई के रूप में रखा जाता है कि वो निगरानी रखेगी वहां पे चल क्या रहा है, क्योंकि कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा जब तक राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं होगा, ठीक है। सो और ये एक एंटायर प्रोसीजर है, ये एक एंटायर सेक्शन है, इसके भीतर हम पढ़ेंगे, क्लियर। एक चीज मैं तुम्हें अभी स्टार्ट देखो, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी में अनुच्छेदों के हिसाब से या आर्टिकल्स के हिसाब से, तो सबसे पहले नागरिकता या सिटीजनशिप का बनता है, फिर भारत राज्य एक संघ के रूप में काम कर रहा है, ये सारी चीजें बनती है। उसके बाद हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नागरिकता वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, सीधा सीधा मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स वाला पार्ट है, तो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आएगा, आपके 14 से लेके 18 आर्टिकल तक आएगा। दूसरा आएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार या इंडिपेंडेंस का राइट है, ये आपका आएगा 19 से 22 तक, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध राइट्स आएगा आपके 23 और 24। फिर आपका आएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आएगा 25 से 28 तक, ठीक है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति यानी कल्चर एंड एजुकेशन, कल्चर और एजुकेशन के ऊपर जो अधिकार है ये आपका आएगा 29 से 30 तक। और उसके बाद लास्ट है आपके संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका आएगा अनुच्छेद 52, क्लियर। तो ये सारे क्या है हमारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बाद एक ही फंडामेंटल राइट जैसे कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 जो है ये हमारे राज्य की परिभाषा देता है। आर्टिकल 12 ये हमें क्या बोलता है, डिफाइन करता है कि राज्य या स्टेट किसे कहते हैं, डिफाइन स्टेट या राज्य। क्यों? क्योंकि ये राज्य के प्रति ही नेगेटिव कमेंट है कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं कर सकता। तो ये क्या कहता है कि राज्य ही हम किसे कहेंगे, यानी कि राज्य में क्या होगा, संसद कानून बनाएगी, उसकी राज्यसभा होगी, उसका के लोकसभा होगा, फिर जब वही विधानमंडल के स्तर पे आएगी तो हम उसे राज्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रांतीय या राज्यों के स्तर पर आपके कानून बनाएगी, ठीक है। फिर हम लोग जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस होते हैं, न्यायपालिका होते हैं, तो वहां पर जो क्या कानून बनाए हैं तो वो कानून भी आएंगे। तो मतलब वहां पर फिर अधिकारी होंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे, तो वो भी कानून बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसको धीरे 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 शॉर्ट डिवाइड किया गया, तभी तो हम हर एक लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सो
और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस कायम कर सकेंगे अपने स्टेट पर, तो इन सभी को कुल मिला के राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, पहले बताएंगे तो ये सारे जो आर्टिकल्स है 1 2 3 4 5 6, ये सारे आर्टिकल्स लगाए किस पे जा रहे हैं, नेगेटिव नेचर है, नेगेटिव नेचर है, जब नेगेटिव नेचर है इसका लगा हम इसको राज्य के ऊपर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले हम राज्य को तो डिफाइन करें, तो राज्य में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, हमारा पार्लियामेंट आ जाएगा, पार्लियामेंट आ जाएगा क्योंकि ये लॉ बनाता है राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर स्टेट लेवल पर आपके पास क्या आ जाएंगे, तुम्हारा विधानमंडल लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ जाएंगी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ जाएंगी, लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएगी, विधानमंडल आ जाएंगे, क्योंकि वो भी कानून बनाते हैं। फिर आपकी जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं, आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आएंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी आएंगे, अधिकारी भी आएंगे, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र पर भी कानून बनाते हैं। तो इन सभी का कुल मिलाकर डिफाइन किया गया है आपके स्टेट्स को या आपके राज्य। क्लियर? क्लियर है? दूसरे पॉइंट पर क्या आता है आपका आर्टिकल 13 आता है, आर्टिकल 13। ठीक, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी के टाइम बहुत सारी चीजें हैंडल की जाएंगी। ठीक है, तो उसी तरह हम ये कहेंगे कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 क्या करेगा, आर्टिकल 13 ये कहेगा कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिससे कि हम ये जो मूल अधिकार है इनका अल्पीकरण कर सकते हैं, यानी कि उनको कम कर सकते हैं, यानी कि उन पर क्वेश्चन मार्क रेज कर सकते हैं कि नहीं, अगर तुम मतलब देखो कभी कभी क्या होता है, अगर फैक्चुअल के हिसाब से देखें तो जब आपको ये डर खत्म हो जाता है कि हम चाहे कुछ भी करें क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार है, ठीक है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक सीरियसली एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक लेडी ने आपको कुछ घंटे दिए थे कि उन घंटों में एक हॉल था, उस हॉल में कुछ लोग थे और उनको ये फ्रीडम दी गई थी कि वो उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, इवन हम वहाँ पे कुछ चीजें रखी गई थी और उनमें गन भी था, आप उसको इवन गन से भी मार सकते हो, और ये सारी चीजें लिखित कानूनी रूप से किया गया था जस्ट फॉर अ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। और आप विश्वास नहीं करोगे उस लेडी को बहुत जगह पे कट्स दिए गए, ब्लेड से बहुत तरीके से बहुत कुछ बोला गया, मतलब ऐसा कोई भी नैतिकता, लास्ट में एक इंसान ने उसके ऊपर गन तक चला दिए तो वही बचाव करके उसको गन को नहीं तो वो मर भी सकती थी। सो ऑल दिस फैक्ट्स आर इन्वॉल्व इन अ नेचर ऑफ अ ह्यूमन कि अगर आप उसको पूरी की पूरी छूट दे दो तो वो कुछ भी कर सकती है। क्यों? तो अब देखो जब हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार में तो वो कुछ भी ले ले, ठीक है, वो कुछ भी बोल सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और फिर बाद में उसे बोलते मुझे तो ये अधिकार है, जैसे कि हम पढ़ेंगे इसमें वक्तव्य का अधिकार, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम शांतिपूर्ण कोई भी भाषण कर सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, इसका मतलब कुछ भी भाषण कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर शुड बी सम लिमिटेशंस, या अगर कोई आप ऐसी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हो तो आपके मूल अधिकारों में संशय किया जा सकता है, आपके मूल अधिकारों को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं, ये सारी जो विधियां हैं, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 13 में बताया गया है। ठीक है, फिर अब आ जाओ आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 क्या है, समता का अधिकार, यानी कि इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें समता का अधिकार पे मिलेंगे, जैसे कि मान लो मेरे साथ किसी भी मूल वंश, जाति, मेरे सेक्स के आधार पर या मेरे जाति के आधार पर, मेरे कास्ट के आधार पर, या मैं कहाँ का निवासी हूँ, इसके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। किस पे पढ़ रहे हैं हम लोग, समता के अधिकार में, राइट टू इक्वलिटी में। राइट टू इक्वलिटी में हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी में हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे मूल अधिकार क्या क्या हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे राज्य के प्रति निषेध में है, तो इसलिए हम लोग निषेधात्मक देखेंगे।
तो हम ये कहेंगे कि राज्य हमारे साथ हमारे मूल वंश, हमारे जाति, हमारे निवास स्थान, हमारा गण, हमारे लिंग, किसी भी आधार पर हमें हमारे इस अधिकार से, समान इक्वलिटी के राइट से हमें वंचित नहीं कर सकता। दूसरा, अगर सरकार कोई नियोजन बना रही है, यानी कि कोई स्कीम बना रही है या हमारे वेलफेयर के लिए कोई योजना बना रही है, तो हमें वो वंचित नहीं कर सकती इन आधारों पर। तो हम उसे क्या कहेंगे, लोक नियोजन का आधार या पब्लिक स्कीम्स बोल दो, इसके आधार पर प्रोहिबिट नहीं कर सकते। फिर आपके पास आ जाएगा अस्पृश्यता का अधिकार। अस्पृश्यता का अधिकार होता है अनटचेबिलिटी का अधिकार। होता है ना, पहले के जमाने में होता था कि जो नीची जाति होते थे उनको छुआछूत नहीं था, उनको पानी नहीं दिया जाता था, उनको बहुत सारे जैसे उनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने देंगे, आप खुले में रहोगे, वहाँ के जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको अपर में कपड़े नहीं पहने, ये सारी अस्पृश्यता की भावनाएं थी, सब अनटचेबिलिटी इनके कास्टिज्म का था, तो इनके साथ ये व्यवहार किया जाता था। तो ये भी हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में आएगा। फिर शिक्षा का अधिकार, आपके पास जितने भी शिक्षा के लिए सरकार जितने भी नियम कानून बनाएगी, जितने भी लॉज बनाएगी, ये सारे के सारे सब में इक्वलिटी के हिसाब से डिवाइड होगा, इसमें भी हमारा अधिकार है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 1 2 3 4 करके, क्योंकि ये देखो मैंने लिखा है इसमें 14 से लेके 18 तक क्या है, जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे कैसे अनुच्छेद है, समानता के अधिकार पर या राइट टू इक्वलिटी में। तो उसमें हाँ गुड, यूएसए से हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त, हाँ तो वही सारी चीजें हैं, कुछ और अलग थोड़ा ना। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो लिया। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार का कंसेप्ट लिया। ठीक है, पहली चीज। अब मूल अधिकार होते क्या हैं, देखो मूल अधिकार वो होते हैं जिसमें जो भारत के जो नागरिक है, क्योंकि भारत एक पूरा राज्य के रूप में लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जनसंख्या होगी, वहाँ पे पॉपुलेशन होगा, वहाँ का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होगा, साथ ही साथ वहाँ पे एक शासन प्रणाली होगी, खुद की सरकार होगी जो संप्रभुता पूर्ण होगी। ठीक है, तो वहाँ पे बसे जो पॉपुलेटेड लोग हैं उनका सामाजिक न्याय हो, यानी कि सोशल जस्टिस हो उनके प्रति, उनके ऊपर आर्थिक जस्टिस रहे, उनके ऊपर नैतिक जस्टिस रहे, उनकी भावनाओं को कदर किया जाए, उनको उनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाए। तो ये सारी चीजों के लिए ही उनका एक पॉलिटिकल शोषण ना हो। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए ही मूल अधिकार का निर्माण किया गया है। लेकिन जो मूल अधिकार अनुच्छेदों के रूप में हमारे पास दिए हुए हैं वो कैसे, जो लिखित है वो नेगेटिव प्रकृति का है, नेगेटिव नेचर का है। नेगेटिव नेचर किसके प्रति, राज्य के प्रति। या हम जब भी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य ये नहीं कर सकता, ये नहीं कहेगा कि नागरिक का ये अधिकार है, ये नहीं कहेगा, बोलेगा अगर राज्य ने ऐसा किया तो राज्य ये नहीं कर सकता है। ये है मूल अधिकार। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मूल अधिकार का नेचर कैसा है, तो बोलना कि मूल अधिकार का नेचर कैसा है, नेगेटिव किस्म का है। ठीक है, दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि एक तो ये वहां से लिया गया है, देखो अब इसमें क्या है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये भाग 3 में दिया हुआ है, संविधान के भाग 3 में या पार्ट 3 में दिया गया है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, और ये कहां से कहां तक है, 12 से लेके आपके 35 तक है। ठीक है, आर्टिकल्स या अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये एक्चुअल में एक आपके जो मैग्ना कार्टा है इसका मतलब होता है एक घोषणा पत्र। ठीक है, और ये घोषणा पत्र एक्चुअली जो इंग्लैंड के एक किंग थे जिन्होंने ये घोषणा पत्र दिया था, कुछ अधिकारों के बारे में बात किया गया था, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्योंकि ये भारत के जनता के भी अधिकारों के बारे में बात करता है, इसलिए इसको एक अन्य नाम के रूप में, अदर नेम के रूप में, जो भारत का भाग 3 है संविधान का, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, उसको भी मैग्ना कार्टा कहते हैं।
ठीक है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है? एक घोषणा पत्र, घोषणा पत्र जो कि इंग्लैंड के राजा जॉन ने दिया था। ठीक है। अब दूसरी बात, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि देखो ये न्यायालय अगर कभी भी न्यायालय किसी भी देखो चैलेंज तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान एक फ्लेक्सिबिलिटी को प्रदान करता है कि हम यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं या हम चुनौती दे सकते हैं किसी भी विधेयक के प्रति या कानून के प्रति लागू होने से पहले। या तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इसे मूल अधिकार बोलता है। मूल अधिकार यानी कि किसी भी नागरिक, जो भारत के नागरिक के प्रति है, ये उसकी मौलिकता का ध्यान रखता है, उसके विश्वास का ध्यान रखता है। ठीक है। अब एक संशोधन जो मैंने आपको बोला कि प्रॉपर्टी का अधिकार, यानी कि आपके पास कितनी वो होगा क्या कि संपत्ति। ठीक है। तो अगर देखा जाए फंडामेंटल राइट, जब कानून का निर्माण, सब संविधान का निर्माण हुआ था, मूल संविधान जिसे हम कहेंगे, मूल संविधान, ठीक है, तो मूल संविधान में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे या मौलिक अधिकार थे। ठीक है। लेकिन एक संशोधन हुआ जो कि 1976 में हुआ, ठीक है, सॉरी 1978 में, जिसमें हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, या संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था। ठीक। तो इस संपत्ति के अधिकार को हटा के कानून के अधिकार में डाल दिया गया और साथ ही साथ इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब तुम देखो किस तरीके से चेंज हो रहा है। 1950 में तो लागू ही हुआ और 1978 में, यानी कि 22 साल में ही 44वें संविधान संशोधन पे हम लोग पहुंच गए, मतलब अर्धशतक कंप्लीट करने पर आ गए। ठीक है, 20 सालों में, 22-20 सालों में। सो दीज आर योर फंडामेंटल राइट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि पहले हमारे पास 7 थे मूल अधिकार संविधान में, लेकिन बाद में ये 6 कर दिया गया। क्लियर? अब एक एक करके हम लोग मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। ये तो बता दिया कि ये राज्य के लिए है, नेगेटिव के लिए है। अभी राज्य हम लोग पूरा, अच्छा ये जो मूल अधिकार है ये जान लो कि जब इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, इमरजेंसी या आपातकाल, ठीक है, तो आपातकाल, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें इमरजेंसी के दौरान कि कुछ फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। ठीक है, कुछ को शायद 21 वाला को छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, उसके कुछ भाग को छोड़ देते हैं, बाकी कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी जब लगती है, हमारे पास 3 इमरजेंसी है, एक राष्ट्रपति शासन है, एक राष्ट्रीय आपातकाल है, एक फाइनेंशियल आपातकाल है। तो उसमें इनको प्रोहिबिट कर दिया जाता है देश की सुरक्षा के लिए, देश के वेलफेयर के लिए, यहाँ की जनता के वेलफेयर के लिए। क्लियर? अब हमारे पास कौन कौन से मूल अधिकार है? पहला है समानता का मूल अधिकार, ठीक है, दूसरा हमारे पास है स्वतंत्रता का मूल अधिकार, शोषण का मूल अधिकार, हम लोग स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं, हमें जीवन जीने का अधिकार है, हमारे पास आपके जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन सब का अधिकार, ठीक है, फिर संवैधानिक विचारों का अधिकार, अपने संस्कृति, अपने शिक्षा को पाने का अधिकार, ये सारी चीजें क्या हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद आपके कहाँ से स्टार्ट होगा? ये आपके 19, 20, 21 और 22, ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू इंडिपेंडेंस।
पहले हम लोगों ने क्या देखा था, कितने से कितने तक देखा था बताओ? 14 से 18 तक देखा था। क्या था? राइट टू इक्वलिटी था। राइट टू इक्वलिटी में हमारे पास कितने सबसेक्शंस थे, जिसमें हम लोगों ने किसके किसके बारे में बात की? लॉज के बारे में बात की, लोक नियोजन के बारे में बात की, जाति मूल वंश के आधार पर बात की, अस्पृश्यता की बात की और उपाधियों की बात की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे समानता के ऊपर थी। अब आ जाओ स्वतंत्रता के अधिकार पर। तो सबसे पहला अनुच्छेद जो है वो हमारा आर्टिकल क्या है? 19। आर्टिकल 19 बात करता है हमारे वाक अभिव्यक्ति की। किसकी बात करता है? वाक अभिव्यक्ति। वाक अभिव्यक्ति यानी कि हम स्पीच के थ्रू एक्सप्रेशन स्पीच के थ्रू क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने भीतर के विचारों को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और ये हमारा एक अधिकार है, ये हमारा एक राइट है। ठीक है, ये हमारा एक अधिकार है। इसमें भी बहुत सारे नियम है। हम शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का आर्म्ड नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 वाक अधिकार के बारे में बात करता है कि हम अपने विचारों को, हम अपने विरोध को भी इवन शांतिपूर्ण सभाओं के द्वारा, सम्मेलनों के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर आ जाओ आर्टिकल तुम्हारा अनुच्छेद आपका 20। ठीक है, अब इसमें कौन सा अधिकार दिया गया? इसमें दिया गया है प्राण और दैनिक जीविका। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण और दैहिक। लेकिन इसमें एक चीज याद कर लेना कि इसमें प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन को ऐड किया गया है 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को इसमें ऐड किया गया है। और वो आर्टिकल क्या बना? 22 का। वो आर्टिकल क्या बना? 22 का। अब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि लाइफ और लाइफ सस्टेनिंग राइट। ठीक, ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे जीवन जीने के लिए, और जीवन जीने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, हम लोग इसके भीतर भी देखेंगे कि जीवन जीने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं उसकी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलेगी। अब जीवन जीने के लिए सिर्फ जीवन को कैसे धक्का मार के चलाना ऐसा ही तो नहीं है। जीवन को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों एमिनिटीज होनी चाहिए। साथ ही साथ जीवन जीने के लिए सरकार ने एक संशोधन किया था, जो कि 86वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 2002 में। उसमें एक 22 का एक और अनुच्छेद या एक आर्टिकल जोड़ा गया, जिसमें बोला गया कि जीवन जीने की जो बेसिक एमिनिटीज है उसमें शिक्षा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा हम बोलते हैं, वो होना हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए वो एक लाइफ सस्टेनिंग में ही जीवित है। यानी कि वो जो हमारी स्वतंत्रता है ना, आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही वो असेंबल होता है। देखो हम लोग पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन, ये पढ़ेंगे, हमारा अलग से ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में दिया हुआ है, तो उसमें भी हम लोग बहुत सारे नियम पढ़ेंगे। पर अभी सिर्फ इतना जानो कि जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि ये कहता है कि लाइफ जीने का अधिकार हर एक नागरिक को है, जब तक उस पर कोई एलिगेशन या उसका कोई अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, उसको दंड नहीं दिया जाता, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो लाइफ को जीना है, सिर्फ श्वास लेना और श्वास छोड़ना ही लाइफ जीना नहीं होता है, उसके लिए बेसिक एमिनिटीज होती है, और इस बेसिक एमिनिटीज भी इसी आर्टिकल नंबर 20 में ही आती है, ठीक है। फिर आर्टिकल कौन सा होगा हमारा? 21 होगा। सॉरी, आर्टिकल ये वाला जो मैंने आर्टिकल बोला ना, ये आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 20 दूसरा है, आर्टिकल 20। हाँ देखो आर्टिकल 20 एक्चुअल में ये जो मैंने बोला ना अभी कि जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होता है, तो
ये उसी आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में क्या होता है कि जब तक हमारे पास दोष सिद्ध नहीं होता है, दोष सिद्ध नहीं होता है, ठीक है, सिद्ध नहीं होता है, होता है किसका, अपराध का, अपराध का, ठीक है। तो हमारा अब किसी भी अपराध का जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा, हमें क्या मिलेगी, संरक्षण मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। तो ये आर्टिकल 20 होगा, और आर्टिकल 21 इसके बाद वाला वह वाला है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो आर्टिकल 20 में ये देख लो कि दो सिद्धि, अपराध का जब तक दोष सिद्धि ना हो तब तक हम उस राज्य जो है हमारा संरक्षण करेगी, हमें कोई भी प्रकार की प्रताड़ना दे नहीं सकती जब तक कि हमारा दोष सिद्ध हो जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 22 हो गया, आर्टिकल 22 में देखो, आर्टिकल अनुच्छेद, आप इधर लिख देते हैं, अनुच्छेद आर्टिकल 22, ये क्या कहता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हमारी गिरफ्तारी पर हमें निषेध होता है या हमारा संरक्षण होता है। यानी कि लिखेंगे हम, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध, गिरफ्तारी और विरोध का संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, ठीक है। कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर हमारी गिरफ्तारी और हमारे विरोध पर राज्य हमें क्या करेगी, संरक्षण देगी, वो हमें दंड नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये क्या है, ये चार जो आर्टिकल आपके 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है, ये क्या कहती है, ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार को बताती है। यानी कि राइट टू इंडिपेंडेंस, राइट टू इंडिपेंडेंस कहाँ, चाहे घूम फिर, ये सब नहीं है ओनली। राइट टू इंडिपेंडेंस में 4 राइट्स आते हैं। पहला, हम अपने स्पीच के द्वारा शांतिप्रिय ढंग से अपने स्पीच के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम जनसभाएं कर सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद वाला क्या आता है कि हमारे दोष जब तक सिद्ध नहीं होता है, हमारे किसी भी पर्टिकुलर अपराध के जब तक हम दोष सिद्ध नहीं होते हैं, हमें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, इसका हमें राज्य संरक्षण देगा। नेक्स्ट वाला क्या है, आपका 21 बोलता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, हमें जीवन जीने का पूरा हक है, राज्य इसको नहीं छीन सकती, ठीक है। और जीवन जीना ही सिर्फ श्वास का अंदर और बाहर जाना नहीं होता है, जीवन जीने के लिए जो बेसिक एमिनिटीज होती है वो भी राज्य में प्रोवाइड करवाएगी, और ऐसे नियोजन, ऐसे स्कीम्स बनाएंगी, ऐसी योजनाएं बनाएंगी जो यहाँ की जनता के लिए वो वेलफेयर हो, वो इन चीजों को प्रमोट कर सके। फिर क्या हुआ, 2002 में इसी में एक संशोधन हुआ जिसमें 22 को जोड़ा गया। 22 कितना था, 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन में क्या बोला गया कि शिक्षा जो है, प्राइमरी जो बेसिक शिक्षा है, वो भी इस जीवन को जीने के लिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ठीक है, जैसे श्वास लेने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, उसी तरह ही ये भी एक बेसिक एमिनिटीज है, इसलिए इसको भी इसी वाले में ही जोड़ा गया। फिर लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाएंगी, कुछ ऐसी दशाएं हो जाएंगी जिसमें आप हमारी गिरफ्तारी पर निरोध नहीं, हमें संरक्षण दोगे, और कुछ दशाएं हैं ऐसे, कुछ ऐसे सिस्टम है, हो गया। अब नेक्स्ट वाला आर्टिकल क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल आपका ये तीसरा वाला अधिकार है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कि हमारा किसी भी तरह से आप बोल सकते हो कि असॉल्टमेंट नहीं होगा, असॉल्टमेंट के अगेंस्ट आपका राइट, ठीक है, किसी भी प्रकार का हमारा शोषण नहीं होता। इसमें हमारे पास 2 अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद आपका 23 और 24, ठीक है। अनुच्छेद पहला आपका कौन सा है, 23, इसमें हमारे पास 23 और 24 है। याद करना बहुत ही इजी है, 2 बार कर लो। फंडामेंटल राइट्स में बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और सबको मैक्सिमम टाइम में यही प्रॉब्लम होता है कि फंडामेंटल राइट्स इतना बड़ा आर्टिकल्स का गुच्छा है, इसे याद करना है, इसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हम नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, इट इज अ बेसिक प्रॉब्लम, पर ये सबसे ईजी है, इसके बस इसको याद कर लो, एक बार उसको 2-3 बार लिख लोगे, जैसे हम एरो बना के याद करते हैं, याद कर लो, तुम्हें ज़बानी याद हो जाएगा,
क्लियर। तो फंडामेंटल राइट्स में 23 वाला क्या है, 23 वाला एक्चुअली ये पूरा का पूरा शोषण के बारे में बात कर रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में शोषण रहेगा ही, शोषण किससे हो सकता है, या तो बच्चों का शोषण हो रहा है या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शोषण हो रहा है, ठीक है। बच्चों का शोषण हो रहा है या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शोषण हो रहा है। तो शोषण के विरुद्ध जब अधिकार है तो ऑब्वियस बात है कि 23 और 24 में इसी की बात की जाएगी। तो अनुच्छेद 23 में ये बात की जाएगी कि मानव का बलात् और मतलब बलात्, श्रम और या तो दुर्व्यवहार, मानव का बलात्, श्रम और दुर्व्यवहार, ठीक है। या हम इंग्लिश को क्या कहते हैं, दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। व्यापार का विरोध, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो है इसमें सब आएंगे। ह्यूमन बींग्स का आप उसके जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, इसका और साथ में साथ उसका गलत तरीके से व्यापार नहीं कर सकते। दिस आर नॉट अ परचेजिंग आइटम, ठीक है। ह्यूमन बीइंग एक परचेजिंग आइटम नहीं है जो उसका आपने गलत तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया, यानी कि आप उसको खरीदे और बेचे, उसका बिजनेस किया, ठीक है। इवन उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसका जो स्किल है, आप उसका भी बिजनेस के तौर पर उसका यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये रिसेंट एरा में ज्यादा, पहले तो देखो आपको क्या बधुआ मजदूर बोला जाता था पहले के जीवन में, जब ये कानून बना था तब क्या था, तब था बधुआ मजदूर, ठीक है। उनको काम करवाया जाता था, ठीक, और उनको उसका उतना पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, ऐसे ही काम करवा देते थे, फ्री का काम करवाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। तो ये सारी चीजें शोषण में आती है। बट नाउ डेज ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या टॉपिक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिक। अब देखो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिक में आ जाएंगे, सेक्स वर्क के लिए भी हो जाएगा, चाहे वो किड्स हो, चाहे वो आपके एडल्ट्स हो, इन सब का भी हो जाएगा। दूसरे देशों में इनको बेचा जाता है। फिर ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए इनको बेचा जाता है, ठीक है। हम लोग कितने सारे आर्टिकल्स देख चुके हैं रिसेंट एरा में, कितने सारे न्यूज देख चुके हैं। आई वोंट टेक द नेम्स प्रॉपर्ली बट एवरीबॉडी नोज, सबको पता है कि कौन सा कंट्री क्या कर रहा है ऑर्गन्स के, जिसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑर्गन बिजनेस। ऑर्गन्स के लिए जो बिजनेस, ह्यूमन ऑर्गन्स का बिजनेस, ठीक है। तो दीज आर द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन का दुर्व्यापार किया जा रहा है, क्लियर। नाउअडेज चाइल्ड्स आर आल्सो नॉट फ्री, नॉट इवन मेल चाइल्ड्स आर आल्सो फ्री, ठीक है। पहले तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को बोला था, नाउ मेल कैंडिडेट्स आर आल्सो नॉट फ्री। सो ये सारे जो अधिकार है ये राज्य को करने पड़ेंगे किसी भी नागरिक के लिए, और वो इसका व्यापार नहीं कर सकता, राज्य कभी भी नहीं कर सकता, उसको लॉज बनाने पड़ेंगे इसके रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा आर्टिकल अनुच्छेद 24, ठीक है। अनुच्छेद 24, अब बताओ ये अनुच्छेद 24, क्योंकि ये असॉल्टमेंट के, ये शोषण की बात कर रहा है, तो एक और वर्ग है शोषण का, वो कौन सा वर्ग है, ऑब्वियस सी बात है बच्चों वाला वर्ग है, क्योंकि उसको प्राइमरी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनको कहाँ पे काम करवाया जा रहा है, कारखानों में, कारखानों में, ठीक है। तो उनको बच्चों का जो कारखानों में काम है, या उनका जो लोक नियोजन या उनके वेलफेयर के लिए जितने भी नियोजन है, जितने भी स्कीम्स हैं, उन पे उनको सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो ये भी उसका एक ह्यूमन राइट है। हर बच्चे का ये ह्यूमन राइट है कि उसको काम नहीं करवाया जाएगा कारखानों में, क्योंकि हम लोग अक्सर सुनते हैं जो पटाखे की प्रैक्टिस होती है, जो क्रैकर्स होते हैं, फायरवर्क्स की प्रैक्टिस होती है, उसमें बच्चों को का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। व्हाई? बिकॉज बच्चे इजीली अवेलेबल होते हैं, उन्हें ज्यादा पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरह का उनका शोषण है, एक तरह का उनका असॉल्टमेंट है, और उनके लाइफ के लिए कितना बड़ा रिस्क है। सो these two are what? These two are fundamental rights. ये दोनों क्या है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 मुख्य रूप से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है, उनका फिजिकल यूज के बारे में बात करता है, और दूसरा किसके बारे में बात करता है, बच्चों के कारखानों में काम के बारे में बात करता है। उनको उनके बच्चों के लिए जो लोक नियोजन है, सरकार उन पर ध्यान देती है, बच्चों का लोक नियोजन पर ध्यान देते, कारखानों में कार, ये दोनों निषेध है, ये वाला तो कारखानों वाला नियोजन है, और सरकार को इस पर ध्यान देना है,
क्लियर? इसके बाद आ जाओ हमारा सेकेंड वाला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 4 बता दो। अब चौथा वाला क्या है? चौथा वाला जो अधिकार है ये हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बोलता है कि हम किसी भी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे पास, कोई भी रिलीजन का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू रिलीजन। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में हमारे पास कितने हैं? हमारे पास, आपके पास 25 से लेके 28 तक है। ठीक है, अब देखो ये अभी तो चल बहुत बड़ा सा एक आप बोल सकते हो ज्वलंत टॉपिक है करंट अफेयर्स के रूप में, क्योंकि धर्म में मैक्सिमम ये विरोध किया जा रहा है कि जो सरकार है वो धर्म के आधार पर अपने वोट बैंक करती है। ठीक है, अगर आप राजस्थान को देखो तो क्या वहाँ पे धर्म के आधार पर हो रहा है या वहाँ पे जाति के आधार पर हो रहा है? तो इट इज कांट बी एक्सप्लेन्ड ऑनलाइन एंड इन एयर डायरेक्टली, बट एवरीबडी नो जो इस टाइप के एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो वो अवेयर होता है कि किस आधार पर हो रहा है। बट मेनली जो धर्म के आधार पर है, यहाँ पे जब आर्टिकल 13 की बात करते हैं, आर्टिकल 23 की बात करते हैं, अच्छा 23 तक हम लोग पढ़ चुके हैं ना, आर्टिकल 25 की बात करते हैं। आर्टिकल 25 की बात करते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को अपनाने, उसका अंतर्ग्रहण करने, उसके ऊपर विश्वास प्रकट करने या उसको मानने या उसके जितने भी आचरण है उसको अपनाने, इन सब चीजों के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो हम आर्टिकल 25 में क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि अंतःकरण और किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजन का या किसी भी धर्म का आप अंतःकरण या उसे मानना, अंतःकरण या उसको पालना, पालन करना, ठीक है, या उसका आचरण करना या बोलो उसका प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना की स्वतंत्रता है, राइट है, हमें स्वतंत्रता है या राइट। फिर आ जाओ आर्टिकल तुम्हारा 26 पर। आर्टिकल 26 ये कहता है कि अगर हम किसी भी धर्म को मान रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो धार्मिक कार्य हैं, ठीक है, उसके धार्मिक कार्यों का हम प्रबंधन कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन करने का अधिकार, प्रबंधन करने का अधिकार, यानी कि जो उसके रिलीजियस वर्क होते हैं, उन रिलीजियस वर्क के मैनेजमेंट, ठीक है, या उसको ऑर्गेनाइज करने का राइट है। अब इस ऑर्गेनाइज करने का राइट या इसके मैनेजमेंट करने का राइट का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, उसके क्या होते हैं, उसके बहुत सारे मानना, प्रचार प्रसार करना, दैट इज डिफरेंट कास्ट। अगर उसके जो कार्य होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि तुम अगर हम लोग अपने धर्म के लिए ले लें तो अपन का क्या है कि हम लोग सफाई करते हैं, हम लोग जो जैसे कि आप प्रचार करने के लिए जो दान देते हो वो करते हैं, वैसा ऑर्गेनाइज करते हैं, सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते हैं, कथाओं का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जैसे कोई व्रत त्योहार हो गया तो उस दिन दान पुण्य का हम काम करते हैं। तो दीज आर व्हाट, ये उनसे हमारे धर्मों से रिलेटेड हम कार्य हैं, तो इन सभी कार्यों के लिए हमें स्वतंत्रता है, राज इस पर कुछ भी एक्शन नहीं उठा सकता इसके विरोध में। ठीक है, तो ये कार्य से रिलेटेड है। अब आ जाओ आर्टिकल 27 पर।
ठीक है। अब देखो आर्टिकल 27 ये कहता है कि हम जब भी किसी धर्म का पालन करते हैं तो उस धर्म से रिलेटेड हमारे जितने भी शंकाएं हैं, ठीक है, या उस धर्म को संपोषित करना, संपोषित करने का मतलब होता है कि हम उसको बढ़ावा देते हैं। देखो प्रचार प्रसार करना दैट इज डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट टेक्निक, लेकिन संपोषित करना मतलब क्या कि हम उसको डेवलप करवा रहे हैं, हम उसको फीड करा रहे हैं, संपोषित करा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो ग्रोथ करवा रहे हैं। तो इन सब ग्रोथ करवाने के लिए जो भी हम कार्यक्रम करेंगे या इसको बढ़ावा देने के लिए हम जो भी क्रियाकलाप करेंगे, इसके ऊपर राज्य हमें स्वतंत्रता देगा। ठीक है, तो धर्म का संपोषण, धर्म का संपोषण, संपोषण बोल दो। इसके लिए जो निकाय होंगे, जो मंदिर वगैरह हम लोग बनाएंगे, इसका भी अधिकार होगा। संपोषण जो निकाय, ठीक है, इन सब का क्या है, हमारे पास अधिकार है संपोषित करने का, अपने धर्म, किसी विशेष धर्म का संपोषित करने का हमारे पास। ठीक है, अब एक नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट वाला क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इन द सेंस कि करंट अफेयर्स में काफी ज्वलंत टॉपिक है। इसमें क्या है कि धार्मिक शिक्षा, हमेशा याद रखना शिक्षा नहीं, इट इज नॉट एजुकेशन, इट इज नॉट एजुकेशन, वन वर्ड इज एडेड हियर जिसे हम धार्मिक शिक्षा कहते हैं, धार्मिक शिक्षा या रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन। ठीक है, धार्मिक शिक्षा यानी कि हमारे किसी भी धर्म को मानना। ठीक है, उस अब हम एक जनरेशन जो बड़ी हो चुकी है वो उस धर्म को मानती है, वो उस धर्म के बारे में जानती है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट है, हमारे राज्य का डेवलपमेंट हुआ या हमारे जो पर्टिकुलर रिलीजन का डेवलपमेंट, वो किसके होता है, फ्यूचर जनरेशन के हाथ में होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें उनको भी शिक्षित करना पड़ेगा इसके बारे में। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि राज्य हमें ये राइट देगा कि हम अपने धर्म की शिक्षा के लिए, अपने धर्म की उपासना के लिए मुक्त हैं, उसकी शिक्षा हम दे सकते हैं, इस चीज का हमें स्वतंत्रता है धार्मिक शिक्षा देने का। इसलिए कितने सारे मदरसे बनते हैं इस्लामिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के लिए, और बहुत सारे, इवन सब राज्यों की तो बात मैं नहीं जानती हूँ, बट काशी में, बनारस में बहुत सारे संस्कृत विद्यालय हैं जहाँ पर इसकी शिक्षा दी जाती है, हमारे वेदों की शिक्षा दी जाती है, हमारे मंत्रोच्चारण की शिक्षा दी जाती है। इसलिए तुम देखना ये जो राम मंदिर की स्थापना है, काशी के पंडित जा रहे हैं वहां पर उस स्थापना में, तो ये हमारे पास भी ऐसे गुरुकुल होते हैं। ठीक है, पहले के जमाने में क्या था, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में उनका शैक्षिक जीवन पूरा ब्रह्मचर्य चलता था 25 ईयर्स तक। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमारे बहुत